हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुरेगा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। प्यार एक ऐसी चीज है जिसके चक्कर में इंसान किसी भी हद को पार कर सकता है। कई बार कई लोगों को कुछ ऐसे लोगों से प्यार हो जाता है कि उनका पंचनामा होने में देर नहीं लगती है, और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की स्टोरी में रविंद्र के साथ। रविंद्र जो कि मर्चेंट नेवी के एक शिप के ऊपर एक कैडेट था। 2007 में जब वो अपनी एक बिजनेस यानी जो ट्रिप पर था जहाँ पे लोग कार्गोज ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता है, और वो मौत के मुंह से निकलकर बाहर आया। तो रविंद्र 2007 में एक कार्गो शिप पर था। ये जो शिप था, इस शिप का नाम था MV स्पार, और इस शिप का जो पूरा का पूरा क्रू था वो इंडियन था। 2007 में ये लोग इंडिया से वीट के कंटेनर्स लेकर इटली की तरफ जा रहे थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शिप जब बेसिकली ट्रिप पर था रास्ते में, तो इनके जो कैबिन क्रू के हेड थे, आप बोल दो कि जो कैप्टन थे, उन्होंने रविंद्र से कहा कि तुम एक काम करो, जाके जो कार्गो का हैच है वो बंद कर दो। तो वो हैच बेसिकली जहां पर सारे कंटेनर्स रखे जाते हैं और उसको क्लोज सील्ड होता है, वो उसको क्लोज इसलिए किया जाता है ताकि पानी अंदर ना आ सके। गलती से अगर शिप में रेन होती है या बाहर समुद्र का पानी लहरों की वजह से अंदर आता है, तो डेक से वो सीधा उसके अंदर ना जा पाए, वरना उनका जो भी कार्गो है वो खराब हो सकता है। तो रात का समय था। अपने चीफ के कहने पर रविंद्र उस कार्गो के अंदर जाता है, वहां पर सब कुछ चेक करता है कि सब कुछ ठीक ठाक रखा हुआ है नहीं है। तो एक टॉर्च लेकर वो जाता है कि लाइट वहां पर होती नहीं है, शिप में लाइट होती है पर अननेसेसरली कार्गो के अंदर लाइट को जला के नहीं रखते हैं। तो लाइट बंद थी, अपनी टॉर्च से सब कुछ चेक कर रहा था। तो एक साइड चेक करके वो दूसरी साइड जाता है, तो उसकी टॉर्च अचानक से खुद से ही बंद हो जाती है। तो अपना वॉकी टॉकी बाहर निकालता और अपने जो शिप के जो दूसरे क्रू मेंबर या कैप्टन होते हैं उनसे बोलता है कि आप एक बार जो कार्गो वाला कंपार्टमेंट है उसकी लाइट ऑन कर दीजिए। तो उस टाइम पर वो जो कैप्टन था वो कुछ और हैंडल कर रहा था, बोलता है कि मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे, मैं जाके लाइट को ऑन करता हूँ। अब पूरा जो कंटेनर का रूम था वो डार्क था, लेकिन बाहर से चांद की रोशनी की वजह से खिड़की जो होती थी शिप की, उससे थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। तो उसे लगा ठीक है, तो अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है, लाइटर सिगरेट जलाता है और शिप की जो विंडो थी उसके पास जाकर बाहर देखते हुए वो अपनी सिगरेट पीने लगता है, और साथ साथ में वो एक गाना गुनगुनाता रहता है। तभी उसका ध्यान एक आवाज की तरफ जाता है, एक अजीब सी आवाज वो सुनता है। उस आवाज को सुनकर उसका ध्यान वापस कंटेनर के अंदर के रूम की तरफ जाता है। तो उसे लगता है कि शायद जो हैच उसके अंदर कोई मैल फंक्शन हो गया है, उसके चक्कर में उसको चेक करने जाता है। तो इधर के कंपार्टमेंट से निकलकर वो वापस जब उस तरफ जाता है तो उसे कोने के अंदर एक परछाई दिखती है, पर वो सोचता है कि इतनी रात में बिना लाइट के परछाई कैसे बन सकती है। जो जितनी भी चांद की रोशनी थी वो विंडो के उस तरफ ही थी, इस वाले सेक्शन में ऐसा कोई लाइट नहीं थी। वो चुपचाप दबे पांव धीरे धीरे उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, और जैसे से वो उसके पास पहुंचता है उसको वो क्लियरली दिखाई शुरू होती है। उस लड़की के वहां पे एक लेडी खड़ी हुई थी जिसने एक गाउन पहना था लॉन्ग, और उसके बाल उसके कंधे तक थे, और उसके अपीयरेंस को देखकर लग रहा था कि ये कोई अमेरिकन लड़की है। वो सोचता है कि इस बिल्कुल सुनसान समुद्र के अंदर एकदम से शिप पे लड़की कहाँ से आ गई है। उसने शाम के टाइम ड्रिंक की थी, उसको लगा ड्रिंक का हैंगओवर नहीं होता, उसने 2-3 अपनी आंखें मसली, लेकिन वो लड़की अब भी की वहीं खड़ी थी। रविंद्र थोड़ा और करीब जाता है उसके, और जैसे उसके करीब जाता है तो जो लाइट हाउस होता है ना, वो लाइट हाउस की जो हो सकता है शिप किसी जगह से गुजरा हो, तो उसका लाइट हाउस की जो लाइट थी वो लाइट एकदम से उस रूम के अंदर पड़ती है, और पड़ते ही उस फिगर के ऊपर जो लाइट पहुंचती है वो देखकर चौंक जाता है। वाकई में अब उस लाइट को क्लियर दिखाता है कि वहां एक लड़की खड़ी हुई है जिसने गाउन पहना हुआ सफेद कलर का, उसके बाल हैं लंबे लंबे, और वो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इस शिप पर लड़की कहां से आ गई। एक बार के रविंद्र को लगा कि जब अभी थोड़े शिप स्विट्जरलैंड के पोर्ट पर रुका था, तो हो सकता है चोरी छुपे कोई लड़की इस शिप के अंदर घुस गई हो। वो दूसरों को बताना चाह रहा था, लेकिन वो सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं कर पा रहा था, और किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रहा था। अब धीरे धीरे वो परछाई खुद चलकर रविंद्र के पास आई, और जब उसके पास आई तो उसके चेहरे को बहुत क्लियरली देख पा रहा था। वो करीबन 35 साल की एज की एक साउथ अमेरिकन लेडी थी, और वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर जैसे दुनिया का सारा दर्द भरा हुआ। उसकी आंखों में एक अलग सा खालीपन रविंद्र को दिखाई दे रहा था। और तभी अचानक से उस कंटेनर रूम की लाइट्स ऑन होती एकदम से चेहरे पर फ्लैश पड़ता है। वो ऐसे करके एक बार वापस हम देखता है तो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। वो चारों तरफ देखता है, अचानक से लड़की कहाँ पे गायब हो गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फटाफट से अपना वॉकी टॉकी निकालता है और बोलता है कैप्टन को पूरे डेक की लाइट ऑन करो। पूरे डेक की लाइट ऑन की जाती है। वो इधर उधर सबको छानना शुरू करता है और हर जगह वो ढूंढ रहा है। अब उसको ढूंढते हुए देखकर
जो शिप का कैप्टन था वो बाकी कैडेट्स को भी इन्फॉर्म करता है कि भाई जाओ, शायद कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, रविंद्र कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। तो सबके सब लोग वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद रविंद्र से पूछते कि भाई क्या हुआ। तो रविंद्र बताते कि यार मैंने ना अभी एक लड़की को यहाँ पर देखा है, मुझे लगता है कोई बिना परमिशन के अपने शिप पर घुस गया है, सब लोग ढूंढो। तो सब लोग पूरा का पूरा शिप, पूरा डेक छान मारते हैं, लेकिन कोई भी लड़की उनको वहां पर नहीं मिलती है। तो जब बहुत देर तक छानबीन करने के बाद कोई भी नहीं मिलता है, तो उनमें से कैडेट्स आकर रविंद्र को बोलते भाई लगता है तेरे को शाम को ज्यादा हो गई है, इसलिए तेरे को ना यहाँ पे लड़की दिखाई दे रही है। हम समझ सकते हैं बहुत दिनों से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी लड़की से नहीं मिला है, इसलिए तेरा दिमाग ना इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। कोई नहीं है, जा अपने रूम में जाके सो जा। सबके जाने के बाद पूरे शिप की लाइट्स फिर से ऑफ कर दी जाती है। रविंद्र भी सोचता है कि यार हो सकता है कि आज शाम को ज्यादा पी लिया और उसी से मेरे को भी इल्यूजन हो रहा है। तो वो भी सीधा सब कुछ भूल भाल के अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही कैबिन की तरफ 3-4 कदम उठाता है उसकी नजर एक जगह पे जाकर वापस से रुक जाती है। वहां सामने फिर से वही लड़की खड़ी थी जो थोड़ी देर पहले रविंद्र को दिखी थी, और इस बार मान लो रविंद्र की धड़कन रुक सी गई, वो इंस्टेंट वहीं की वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो अपने कैबिन के अंदर था, और उसके जो चीफ ऑफिसर थे वो वही कैबिन में उसके पास थे। उन्होंने बोला कि तुम डेक पर बेहोश हो गए थे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ठीक हो? तो रविंद्र होश में आता है, वो कुछ बोलता से पहले बोलते हैं काम करो, तुम अभी आराम करो, जो भी चीज़ है इसका हम लोग कल सुबह बात करेंगे। रविंद्र भी अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और चुपचाप अपने कैबिन के अंदर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रविंद्र उठ के अपने ऑफिसर के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है कि कल रात को क्या क्या उसके साथ हुआ था। उसकी बात सुनकर वो चीफ ऑफिसर मुस्कुराते और बोलते हैं कि देखो तुम समुद्र के बीच में हो, कभी कभी मोशन सिकनेस या फिर होम सिकनेस की वजह से भी ऐसे ऐसे हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर सेफ हो, और हो सकता है कल तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ हो, कभी कभी ऐसा शिप के ऊपर हो जाता है। तो रविंद्र भी यही सोचता है कि शायद उसका एक हेलुसिनेट किया था उसने। उसके बाद 1-1.5 महीने तक कुछ भी नहीं होता है। अलग अलग कंट्रीज ये घूमते हैं, फिर इनका एक कंसाइनमेंट होता है जहां पर इनको इजिप्ट से कुछ स्टील कॉइल्स होती हैं उनको लेकर यूएसए पहुंचाना था। तो इजिप्ट से निकले हुए इनको 4 दिन हो गए थे। तो इनके जो चीफ ऑफिसर है उन्होंने रविंद्र को एक काम दिया कि यार तुम एक काम करो, अंडर डेक के नीचे का जो कंपार्टमेंट है वहां पर जाओ और वहां का टेम्परेचर उसको मेजर करना था। वो स्टील कॉइल्स भी बेसिकली वहीं पर रखी हुई थी। तो अपने चीफ के कहे अनुसार वो उस कंपार्टमेंट में जाता है और वहां जाकर वो उन टेम्परेचर वगैरह नोट कर रहा होता है। तो जब वो नोट कर रहा होता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। वो फटाफट से पीछे घूमता है और घूमकर जो वो देखता है उससे विश्वास होता है कि इस बार वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं 1 से 1.5 महीनों में रविंद्र को कई बार वो लड़की सपनों में दिखाई दी, लेकिन आज वो लड़की उसकी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। रविंद्र बताता है कि जब भी उसको वो लड़की दिखाई देती थी उसे डर नहीं लगता था, लेकिन उसका जो चेहरा था इस बार उसकी आंखों के अंदर आंसू भरे हुए थे। रविंद्र ये नहीं सोचता है कि वो लड़की कहाँ से है, क्या है। वो खुद आगे को लड़की बोलता है कि तुम कौन हो और तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसके इतना बोलते हुए लड़की और जोर जोर से रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको पता था कि ये सब कुछ रियल नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये शिप पर ये लड़की एकदम से कहाँ से आ रही है, ये रो क्यों रही है और ये उसे क्यों दिखाई दे रही है। उसे बहुत सारे सवाल रविंद्र के मन में घूम रहे थे। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसे पता था कि ये लड़की रियल नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो उसे रियल मान रहा था और वो उसकी मदद करना चाहता था। रविंद्र उससे कुछ और पूछता उससे पहले उसे ऊपर से जो उसके साथी का डेढ़ दिन का हो जाए कि भाई ऊपर आ जाओ, लाइट बंद करने का टाइम हो गया है। उसकी आवाज से उसने देखा और जब वापस देखा तो लड़की वापस से गायब हो चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा, वो लड़की अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं थी। इसके बाद से उस लड़की का दिखना उसकी जिंदगी का पार्ट बन चुका था। तो अब वो उसे हरदम दिखाई देने लगी और इस वजह से उसके काम पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। वो जहां नजर घुमाता एकदम से उसे दिखती, फिर गायब हो जाती, फिर कभी इधर दिखती, फिर गायब हो जाती। वो बहुत परेशान हो चुका था। जब उसे रात के टाइम पर वो दिखाई दी, उससे बोलता है कि तुम मुझे क्यों दिख रही हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझसे क्या चाहती हो, कुछ बताओ तो सही। लेकिन वो कभी भी उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं करती थी। बस वो रविंद्र को दिखती थी, उसकी आंखों में देखती रहती थी और कभी कभी उनकी बातों पर वो मुस्कुरा दिया करती थी। इन सब बातों से परेशान होकर रविंद्र अपने एक सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचा जो कि रविंद्र के बहुत क्लोज थे। उसने उनको बताया कि किस तरह से वो परेशान है। ये ऑफिसर फिर इनके जो सबसे चीफ ऑफिसर थे उनके पास गए। उन्होंने जाकर बोला कि वो ऐसे बच्चा परेशान हो रहा है, आई थिंक उसको रेस्ट की जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, वो काम से बचने के लिए ये सब कर रहा है। रविंद्र के साथ जो हो रहा था उसको उनके चीफ ऑफिसर ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। उस दिन शाम को वो ऑफिसर जिससे रविंद्र ने अपनी बात शेयर की थी वो रविंद्र को अपने कैबिन में बुलाता है। दोनों बैठकर वहां पर वोदका पीते हैं। उसके बाद
रविंदर फूट फूट कर उनके पास रोने लगता है। वो रविंदर को संभालते हैं, उसको समझाते हैं कि देखो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन इन चीज़ों पे कोई विश्वास नहीं कर सकता है, तुम्हें खुद अपने आप को संभालना होगा। इसके बाद रविंदर थोड़ा अपने आप को ठीक करता है, वो सर के कैबिन से निकलता है और अपने कैबिन की तरफ जाकर अपने कैबिन में जाके सो जाता है। रात को जब वो सो रहा होता है तो उसकी आंख खुलती है, उसे सब फील होता है कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। तो जब उसकी आंख खुलती तो देखता है कि वो लड़की उसके कैबिन के अंदर थी और वो उसके सामने खड़ी हुई थी। आज उस लड़की ने एक ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और एक अरेबियन कैप लगा रखी थी और वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर तक तो रविंदर की खूबसूरती में खोया रहता है, फिर अचानक से रोने लग जाता है और रोते हुए बोलता है कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, तुम्हारे चक्कर में सब लोग मुझे पागल समझने लग गए हैं, मैंने आज तक कभी किसी लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ा है, एटलीस्ट इतना तो बता दो कि तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों दिखाई देती हो। वो चलकर रविंदर के करीब आती है, उसके बेड पर बैठती है और मुस्कुराती उसकी तरफ देखकर बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी। और इतना बोलकर उसकी तरफ एक प्लेजेंट से स्माइल देती है। उसके स्माइल से ही रविंदर का जो दिमाग वो बिल्कुल रिलैक्स सा हो जाता है। वो अपने हाथों से रविंदर का सिर दबाने लगती है और उसके सिर के दबाने से उसका जो सिर का भारीपन था बिल्कुल बिल्कुल लाइट हो जाता है। उसके टच से रविंदर को बहुत अच्छा फील होता है। उसे वो सिर दबाता है तो उसकी आंखों में देख रही होती है और उसकी वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है, उससे उसके अंदर ही खो जाता है। उसे लगता है कि बहुत टाइम से उसको जानता है और वो उससे बहुत प्यार करती है और उसका सिर दबाते दबाते वो एक गाना गुनगुनाती है। Sail in the sea of my love, sail in the sea of my love, I'll not let you drown, oh dear, I'll not let you drown। इस तरह से वो गाना गाती रहती है और साथ साथ में रविंदर का सिर भी दबाती रहती है। उसके गाने की आवाज में रविंदर कहीं खो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे कहीं लग नहीं था कि लड़की रियल नहीं है, उसको बिल्कुल उसके हाथों का जो टच है वो फील हो रहा था। और जब वो आंखें बंद करके कहीं खो जाता तो अचानक से उसे उसकी माँ दिखाई देती, एक सीन दिखाई देता है जब वो अपनी माँ को छोड़कर उस शिप के ऊपर जा रहा था और उसकी माँ रोते रोते अपनी आंखों आंसू पोंछ रही थी और उस सीन को याद करके बंद आंखों से ही उसके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से लड़की खड़ी होती है और एक कोने में पहुंच जाती है और वो रविंदर की तरफ ऐसे बिल्कुल गिल्टी भरी आंखों से देख रही होती है जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। रविंदर उससे कुछ पूछने वाला होता है तभी उसकी आंखों के सामने एक धुएं की तरह वो लड़की गायब हो जाती है। रविंदर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि जो लड़की उसका सिर दबा रही थी एकदम से गायब कैसे हो गई। वो नशे में भी था, उसे पता नहीं चला कि कब नशे के अंदर वो सो गया। सुबह जब रविंदर उठा, उठते ही उसको जो सबसे पहला ख्याल आया वो उसी लड़की का था। वो ये जानता था कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन चाहकर भी उसकी सोच उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही थी। वो दिन भर काम कर रहा था लेकिन हर वक्त वो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। अगले 2-3 दिन तक वो उसे दोबारा दिखाई नहीं दी। उसे उसकी प्रेजेंस फील होती थी लेकिन वो उसे दिखती नहीं थी। 2-3 दिन बड़ा परेशान रविंदर रहा। फिर एक दिन रात के टाइम पर वो जो शिप का एक डेक था उस डेक के कोने में जाके खड़ा हो गया और वो ओशन की तरफ देख रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखते इस बार वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। ऑल्दो उसकी हार्ट बीट रुक गई थी, लेकिन हार्ट बीट इसलिए रुकी थी क्योंकि वो जानता था कि वो जिसका इतने दिनों से इंतजार कर रहा है वही उससे मिलने आई है। रविंदर मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़ता है और उसके सामने वही लेडी खड़ी थी। वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रविंदर थोड़ी देर उसको देखता और उसके बाद उसे पूछता है कि तुम उस दिन कहाँ चली गई थी और उसके बाद तुम मुझसे दोबारा मिलने भी नहीं आई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार करता, तुम कहाँ चली गई थी। वो उससे सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था और वो लड़की सिर्फ रविंदर को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसके बाद रविंदर भी उसकी आंखों में कहीं खो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की उसको उसके नाम से बुलाती है, रविंद्र। उसकी आवाज सुनकर मतलब उसे इतना अच्छा फील होता, उसके मुंह से अपना नाम सुनकर कि जैसे शांत समुद्र के अंदर वो एक ही आवाज सुनना चाहता था और वो उसने सुन ली। वो लड़की उससे बोलती कि रविंद्र तुम परेशान मत हो, घबराओ मत, मेरा नाम मैरी है, तुम बहुत अच्छे हो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हें हमेशा खुश ही रखूंगी। उसकी बात सुनकर रविंद्र को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो उसी डेक पर उस लेडी की गोद में सर रखकर बैठ गया और वो आपस में बातें करने लगे। रविंद्र को पता ही नहीं लगा उसे कब नींद आ गई। सुबह उसके जो बाकी क्रू मेंबर्स थे उन्होंने उसको आगे उठाया और बोला, क्या भाई रात को इतनी पी ली क्या कि डेक पे सो गया। रविंद्र उठा, उसने चारों तरफ देखा और वो समझ में आ चुका था कि वो इस लेडी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि बताने का भी कोई फायदा नहीं है, सब लोग उसे पागल ही समझते हैं। उसने बोला कि हाँ यार, कल रात को मौसम इतना अच्छा था कि मैं डेक पे बैठा और पता नहीं कब बैठे बैठे मुझे यहाँ पर नींद आ गई। अब इस दिन के बाद से मैरी हर टाइम रविंदर को दिखने लगी और रविंदर
और मैरी एक दूसरे के प्यार में खो गए, आप ये मान लो। रविंदर को मैरी बहुत पसंद आने लगी थी। वो ये भूल चुका था कि वो जो लाइन थी रियलिटी की और हेलुसिनेशन की, उसको वो क्रॉस कर चुका था। और अब दिन तक तो ठीक है, दिन में भी वो काम करता था तो उसे दिखाई देते, लेकिन पूरी पूरी रात वो डेक पर बैठकर अकेले मैरी से बातें किया करता था। और इसका इम्पैक्ट उसके काम पर पड़ रहा था। जो पूरी रात जाग रहा था तो दिन में वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही थी, नींद उसे आया करती थी। और इस चीज को पूरा का पूरा क्रू ऑब्जर्व कर रहा था और वो आकर उसे टोकते भी थे कि भाई तेरा आजकल ना काम में दिमाग नहीं है, बिल्कुल तेरी आंखें सूजी है क्या, पूरी पूरी रात भर जाके तू करता क्या है। लेकिन रविंदर को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस रात होने का इंतजार किया करता था। कभी डेक पर तो अपने कैबिन में वो पूरी पूरी रात जागकर मैरी से बात किया करता था। नींद पूरी नहीं होने की वजह से, काम का स्ट्रेस होने की वजह से उसकी जो हेल्थ थी वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो गई थी। मैरी रविंदर से बार बार एक बात कहा करती कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। रविंदर भी उससे ये कहता कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। तो मैरी उससे कहती थी कि देखो तुम्हारी दुनिया के अंदर कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकता है, लेकिन हमारी दुनिया के अंदर दो लोग हमेशा हमेशा एटर्निटी के लिए साथ साथ रह सकते हैं। रविंदर भी समझो मैरी के लिए पागल हो चुका था। वो ये रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि शिप पे एक्चुअली कोई लड़की नहीं है और वो आप ये कह सकते हो उसके जाल के अंदर इतना, उसके इस माया जाल में इतना फंस चुका था कि वो भी उसको कहता है कि हाँ मैरी, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम मेरी लाइफ में खुशी लेकर आई हो, लेकिन ये सब होगा कैसे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए कैसे रह सकता हूँ। इतना बोलने के बाद दोनों के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद मैरी बोलती है इसका एक तरीका है। तो रविंदर से पूछता है क्या? बोलते अगर तुम इस शरीर को छोड़ दो तो तुम हमारी दुनिया में आ सकते हो और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। रविंदर जब भी मैरी के साथ रहता था वो एक हिप्नोटिक स्टेट में रहता था। वो जो कहती थी वो करने को तैयार हो जाता था और आज भी वो इस चीज के लिए तैयार हो चुका था। उसे ना अपनी माँ याद थी ना अपनी फैमिली, और वो मैरी के लिए अपना शरीर छोड़ने के लिए भी कन्विंस हो जाता है। रविंदर मैरी को हामी भर देता है अपना शरीर छोड़ने के लिए। उसके बाद जब मैरी चली जाती है तो वापस से अपने होश में आता है। उसे याद आता है कि उसकी फैमिली है, उसकी माँ है जो उसका इंतजार कर रही है, और उसने मैरी को हामी कैसे भर दी। लेकिन क्या वाकई में ये सब पॉसिबल है? क्या मैरी वाकई में एग्जिस्ट करती है? और क्या वाकई में अपना शरीर छोड़ने के बाद वो मैरी के लिए हमेशा रह सकता है? वो एक असमंजस भरी स्थिति के अंदर फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी डुअल हो चुकी थी। कभी वो मैरी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था, बहुत ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड था, और कभी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट के अंदर था कि आखिर में मैरी इस दुनिया में है भी, मतलब कोई मैरी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। बहुत देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि आज जब उसको मैरी मिलेगी तो उससे माफी मांगेगा और कहेगा कि वो यहीं पर खुश है, वो उसकी दुनिया में नहीं जाना चाहता है। रात को जब मैरी आई और उसने मैरी को देखा तो हुआ सब कुछ अपोजिट। मैरी के आते ही वो सब कुछ भूल गया और वापस से जो मैरी कहने लगी उसको बहुत ध्यान सुनने लगा। मैरी आई और मैरी ने कहा कि आज वो वक्त आ चुका है रविंदर, जब तुम इस शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ आ जाओगे। तुम एक काम करो, तुम इस शिप से पानी के अंदर छलांग लगा दो, और जैसे तुम अपना शरीर छोड़ोगे मैं तुम्हें अपने साथ हमारी दुनिया में ले जाऊंगी। वो दुनिया बहुत खूबसूरत है, उस दुनिया में कोई बंदिश नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलने को तैयार हो रविंद्र? रविंद्र पूरी तरह से हिप्नोटाइज स्टेट में था। वो बहुत आसानी से कन्विंस्ड हो जाता है। उस दिन वो शिप फिलीपींस के एक मनीला पोर्ट पे खड़ा था जहां से उनको सामान लोड करना था। जिस टाइम रविंद्र मैरी से बात करा था उस टाइम जो क्रू मेंबर्स थे वो सामान की लोडिंग करवा रहे थे और शिप के ऊपर कोई भी नहीं था। मैरी की बात सुनकर रविंद्र खड़ा होता है, मैरी के साथ साथ उसको गाइड करती है। वो शिप के ऊपर पहुंचता है, लेकिन क्योंकि शिप पोर्ट पर था तो पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं था और सभी लोग शिप के आसपास ही थे। तो शिप के टॉप पर जाकर जैसे पानी में छलांग लगाता है तो पानी की आवाज से, रात का टाइम था, पानी की आवाज से सबका ध्यान उधर जाता है। उधर से कोई चिल्लाते वो रविंद्र कूद गया, रविंद्र पानी में कूद गया। सब लोग उसके पास जाते हैं, रविंद्र को पानी से बाहर निकालते हैं। ऑल्दो उसको तैरना आता था, लेकिन वो तैरने के लिए अपने हाथ पैर नहीं चला रहा था। जो लोग उसे बाहर निकाल रहे थे वो साफ साफ देख पा रहे थे कि वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। शायद वो चाहता था कि वो डूब जाए, और इसका कारण आप लोगों को तो पता है लेकिन उन लोगों को नहीं पता था। उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर गए। वो ठीक था, ऐसे कोई ज्यादा उसका अंदर मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर बॉडी के अंदर जो सॉल्टी वाटर चला गया था उससे उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। तो डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। अगले दिन जो इनके हेड क्रू थे, मतलब क्रू के जो हेड थे, वो रविंद्र से मिलने गए। वो आने के बाद सब लोगों को बाहर भेजते हैं और रविंद्र से अकेले में बात करते हैं। बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अपने आप को डुबोकर मार देना चाहते थे? बताओ ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? तो उनके बोलते ही रविंद्र बिल्कुल रोने लग जाता है और बोलता है कि सर मैं सब खुद कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आती है मेरा अपने आप से अपने दिमाग पर से कंट्रोल छूट जाता है और वो जो कहती है मैं वही करता हूँ। तो बोलते एक मिनट,
वो तुम्हारे सामने आती है, जो कहती है तुम किसकी बात कर रहे हो, तो उनकी बात सुनकर रविंद्र को सारी बात बताता है शुरू से लेकर एंड तक कि कैसे उसको एक दिन अचानक से मैरी दिखना शुरू हुई और तब से लेकर अब तक क्या क्या चल रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं, इनके जो हेड थे वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन थे और उनको इन चीजों के बहुत नॉलेज थी। तो उसकी बात सुनकर वो बोलते हैं, मुझे शक तो तुम पर बहुत पहले से था, लेकिन आज वो शक यकीन में बदल गया। तो रविंद्र बोलता, शक? कैसा शक सर? तो बोलते हैं कि शायद तुमको नहीं पता, लेकिन मैंने तुमको कई बार ऑब्जर्व किया है। तुम डेक के ऊपर रात के टाइम पर अकेले किसी से बात किया करते थे। इस शिप पर मुझे भी किसी स्पिरिट की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, तो वो जो भी शक्ति है मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन शायद तुमसे वो स्पिरिट कनेक्ट कर पाए, वो इंटरेक्ट कर पाई, और इसी वजह से तुम रात भर तुम्हारा घूमना डेक के ऊपर किसी से बात करते हुए, काम पर तुम्हारा ध्यान नहीं देना, मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे तभी से इस चीज़ का शक हो रहा था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं इस शक को, मतलब ये शक है ये यकीन में बदलेगा। और आज वो दिन आ गया जब तुमने खुद अपने मुंह से कन्फेस कर लिया है कि तुम उस स्पिरिट से बात करते हो। ये सब सुनकर रविंद्र रोने लगता है और अपने हेड से बोलता है कि सर आप प्लीज़ मुझे सिचुएशन से, उलझन से बाहर निकालिए। तो वो एक क्रॉस रविंद्र को देते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये क्रॉस है, इस क्रॉस और एक बाइबल देते हैं, तुम इसे रोज पढ़ो। और मैं एक और चीज़ तुमको बताता हूँ, ये जो भी स्पिरिट है जो तुमसे कनेक्ट हो गई है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। एक प्योर स्पिरिट है जो कि शायद इस शिप पर ट्रैप हो गई किसी न किसी वजह से। तुम इस बाइबल को रोज पढ़ो और उससे बात भी करो कि आखिर मतलब क्यों वो यहाँ पर ट्रैप्ड है और उसकी मुक्ति पाने में तुम उसकी मदद करो। ये कहकर वो हेड वहां से चले जाते हैं। उसके बाद से रविंद्र ने डेली वो बाइबल पढ़ना शुरू किया और बाइबल पढ़ने से जो भी उन्होंने प्रोसेस बताया पूरा उसने किया रोजाना। और उस दिन के बाद से उसको मैरी दिखना बंद हो गई थी। 5-7 दिन बिल्कुल वो ठीक हो गया, उसके जो मेंटल इल्यूजन्स थे वो भी क्लियर हो गए थे, लेकिन उसको अब भी एक बात सता रही थी कि आखिर इस शिप पर, सुनसान समुद्र में एकदम से मैरी उस शिप पर कैसे आई, वो वहां पर कैसे ट्रैप हुई। वो इस चीज को भी जानना चाहता था और साथ ही साथ वो मैरी का भी भला करना चाहता था कि वो इस जगह पर ट्रैप्ड है, किसी और से वो इंटरेक्ट करेगी, इससे बेटर है कि उसको मुक्ति मिल जाए। तो जब वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया तो फिर एक दिन उसने इंटेंशनली वो बाइबल नहीं पढ़ी और रात को करीबन 12-1 बजे के आसपास वो डेक के ऊपर जाकर बैठ गया। बैठे बैठे वो मैरी का इंतजार कर रहा था। करीबन 1-1.5 घंटे बैठे रहने के बाद उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और फिर से वो पीछे घूमकर देखता है तो वहां पर मैरी ही खड़ी थी। इस बार मैरी की आंखों में आंसू थे और वो ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए थे कि इस बार रविंद्र जो है वो उससे दूर होना चाहता है। तो उसने रविंद्र से भी कहा कि तुम मुझे अपने आप से दूर क्यों करना चाहते हो, मैं तो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी। रविंद्र बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता हूँ और अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम भी यहाँ पर भटक रही हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस शिप पर कैसे आई। पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे तुम यहाँ पर ट्रैप हो गई हो, और मैं तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिलवाऊंगा, मुक्ति दिलवाऊंगा। ऑब्वियसली सारी बातें वो लोग इंग्लिश में कर रहे थे, मैं आप लोगों के लिए हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो उस लड़की ने उसे ये बताया कि वो एक्चुअली यूएस के अंदर जाना चाहती थी इलीगली, वो किसी और कंट्री से बिलोंग करती थी और वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों इस कार्गो शिप में चुपचाप छुप गए थे ताकि कोई उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए। ये शिप जो था वो यूएसए जाने वाला था और पोर्ट से निकलकर ये फिर उस कंट्री के अंदर अपना कुछ ना कुछ काम धंधा वगैरह सब ढूंढ सकते थे। रात के टाइम पर ये लोग शिप के अंदर घुसे थे और कहीं से पता नहीं क्या जो शिप गार्ड्स होते हैं उनको भनक लग गई कि शिप के अंदर कोई इलीगली छुपा है। मेरे बॉयफ्रेंड को वो लोग ढूंढ के निकाल के बाहर ले गए, लेकिन उनके आने से पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर अच्छे से जो कपड़ों का बॉक्स था उसके अंदर छुपा दिया था और उसने मुझसे कहा था कि जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक वो बाहर ना निकले। उसको ले जाने के बाद उन लोगों ने हैच बंद कर दिया और करीबन 4-5 घंटे तक मैं उसका इंतजार करती रही और सामान इतना ज्यादा भरा हुआ था इसके अंदर कि दम घुटने की वजह से मेरी यहीं पर डेथ हो गई। और तब से लेकर अब तक मैं उस शिप के उस कार्गो के अंदर ट्रैप हुई। जिस दिन तुम वहां पर आए मुझे और कोई नहीं देख पाता था, लेकिन तुमने मुझे पहली बार देखा, मतलब तुमको मैं दिखाई दी और जब ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि तुम मुझे देख सकते हो तभी से मैं तुमसे कनेक्ट हो गई और अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो। उसने कहा देखो मैं समझ सकता हूँ लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी भी फैमिली है, लेकिन हाँ मुझे ये तरीका पता लग गया है कि मुझे तुम्हें यहाँ से कैसे आज़ाद करना है, वो काम मैं करके रहूँगा। शायद आज हमारी ये आखिरी मुलाकात है, कुछ दिनों के अंदर तुम इस जगह से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाओगी।
ये कहते कहते रविंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उसका निश्चय बहुत दृढ़ था। वो मैरी से आखिरी बार मिलता है और अगले दिन से वापस से वो वही प्रोसेस शुरू कर देता है जो उसके हेड ने उसको बताई थी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार वो काम करता रहता है। और एक दिन रात को जब वो बाइबल पढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने जो शिप की विंडो थी, उस शिप की विंडो पे अचानक से उसे मैरी दिखाई देती है। और बाइबल पढ़ते पढ़ते मैरी अचानक से धुएं की तरह वहां से डिसअपीयर हो जाती है। जाने से पहले मैरी के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल और आंखों में आंसू थे। रविंद्र ये समझ चुका था कि ये आज मैरी का इस दुनिया में आखिरी दिन है और अब के बाद वो वहां से मुक्त हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। उसके जाने के बाद रविंद्र के चेहरे पे एक अलग सा ही सुकून था। दुख उसे थोड़ा बहुत था, लेकिन सुकून ज्यादा था, क्योंकि जो भी उसके साथ कुछ हुआ उसकी वजह से लोग उसको पागल समझ रहे थे, मेंटली इल समझ रहे थे। लेकिन रविंद्र के हिसाब से जो सच्चाई थी वो कुछ और थी और आज वो उस जाल से बाहर निकल चुका था। तो ये थी मर्चेंट नेवी के कैडेट रविंद्र की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ये तो मुझे जरूर बताएं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या वाकई में उस शिप पर मैरी एग्जिस्ट करती थी? आप लोगों को क्या लगता है? दूसरा, क्या ये सिर्फ रविंद्र का एक मेंटल क्रिएशन था? उसने अपनी एक फैंटेसी क्रिएट कर ली थी, जिसको आप बोलते हो DID, डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है आपका, है ना, जिसमें डुअल आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID, जिसमें एक इंसान इमेजिन कर लेता है कुछ और भी जो उसको दिख रहा है, लेकिन उस केस में पोजीशंस होते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसको बीच समुद्र में दिखाई दी जो किसी और को नहीं दिखाई दी, उससे उसका इंटरेक्शन हुआ और उसके लिए रविंद्र अपनी जान देने को भी तैयार हो गया। हमने और भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां पे लोग बिना किसी रीजन के अपनी जान दे देते हैं। क्या वहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को ऐसी कोई एंटिटी दिखती हो या फिर उसको क्रिएट कर लेते हो और उसके प्यार में पड़कर वो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हो? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।